मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें जारी हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया है। नीतीश की नाराजगी के बीच फोन पर बातचीत की गई है। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक के बाद यह बातचीत की गई है। नीतीश कुमार को मनाने में जुटे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली बैठक के बाद से ही नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच राहुल गांधी का फोन आना नीतीश कुमार को मनाने की कवायद मानी जा रही है। हालांकि उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है इसकी डिटेल सामने नहीं आई है, मगर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम फेस नहीं बनाए जाने की वजह से वो नाराज चल रहे हैं। इसे लेकर प्रशांत किशोर ने भी चुटकी ली है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन में मौजूद पार्टियां कह रही हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन इस बीच मनाने की कोशिशें जारी। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, एक तरफ सब कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन दूसरी तरफ मनाने की कोशिशें भी चल रही हैं, यानी नीतीश की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। देखिए, बिल्कुल जो बातें सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है, उसको हम लोग साझा कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी ने फोन किया है और उनके बीच लंबी बातचीत हुई है। और सिर्फ एक ही विषय नहीं है, कई विषयों पे दोनों के बीच बात होने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात जो है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नाम पीएम फेस के लिए प्रस्तावित किया गया था, उसको लेकर नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के कुनबे के लोग भी समय समय पर या इंडिया गठबंधन के बैठक होने के बाद उन लोगों ने जाहिर की थी कि नहीं, नीतीश कुमार को ही पीएम फेस बनाया जाना चाहिए। उनके नेतृत्व में ही देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा को हराना है तो नीतीश कुमार को सामने रखना होगा। ये उनके जो कुनबे के लोग हैं, जो उनके करीबी नेता हैं, मंत्री हैं, कई लोगों ने कहा है। लेकिन फिलहाल हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस बात को लेकर। अब नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच में बात हुई है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने इस मामले पर सफाई दी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कांग्रेस पार्टी के तरफ से नहीं ली गई है, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अचानक दोनों नेताओं ने उनका नाम रखा है। उन्होंने राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि किसी तरह की उनकी किसी और नेताओं से बात नहीं हुई थी इस पर। और उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि हालांकि राजीव, लेकिन ये नाराजगी देखिए इसलिए भी और पुख्ता हो जाती है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि नीतीश कुमार हालांकि जुबान से तो ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो, लेकिन दूसरी तरफ जब जब आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक होती है तब तक नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर्स लगते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, और उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी लगातार सामने आती रही है। देखिए, बिल्कुल जैसे इंडिया गठबंधन की जब बैठक दिल्ली में आयोजित थी, उसी दिन पटना में भी कई पोस्टर लगाए गए थे। हम लोगों ने खबर भी दिखाई कि किस तरह से पोस्टर लगाए गए और उस पोस्टर में नीतीश कुमार को एक निश्चित और एक नीतीश कुमार चाहिए, इस तरह की बातें लिखी गई थी। तो उनके समर्थक, उनके नेता, उनके कुनबे के नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार या पीएम फेस इंडिया गठबंधन में अगर नहीं बनाया जाता है तो उनका कहना है कि जो आगे जो 2024 का चुनाव है और उनके सामने जो भाजपा जो उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे, तो नीतीश कुमार को बेहतर बताने का प्रयास हमेशा से किया जा रहा है। आज से कुछ महीने पहले भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ये बात कहा था, मंच से कहा था कि नीतीश के जैसा कोई नहीं है। उन्होंने कई बातों का हवाला भी दिया था और कहा था कि नीतीश को लंबा अनुभव है और अगर उनको मौका मिलता है तो वो पीएम के अच्छे दावेदार हो सकते हैं और प्रधान भाजपा को हराया जा सकता है। तो इस तरह की बातें हैं। देखिए, राहुल गांधी ने जो बातें की है नीतीश कुमार से, आप सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक तरह से राजद से अपनी समीपता बना के रखा था, लेकिन जब राजीव, नीतीश एक चीज कुमार और को समझना फोन चाहेंगे किया, आपसे कि देखिए अभी तो सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं क्योंकि दो मुख्यमंत्रियों ने नाम प्रस्तावित किया है, लेकिन अभी तो सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हुई है, अभी तो बातचीत नहीं हुई है लोगों को लेकर, अभी बातचीत नहीं हुई है फॉर्मूले को लेकर। तो अभी तो शुरुआत में पहली सीढ़ी पर ही अगर इस तरह के मनमुटाव सामने आएंगे तो आगे कैसे पहुंचेगा ये गठबंधन? देखिए, बिल्कुल इसमें एक इनपुट और आया है कि इस सीट शेयरिंग को लेकर भी राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है और एक तरफ उन्होंने यह सफाई भी दी है कि हालांकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने इसका प्रस्ताव रखा है कि मल्लिकार्जुन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम के दावेदार होंगे या पीएम फेस उनको बनाया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है, जैसा कि जानकारी आ रही है, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन में जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद पीएम फेस कौन होगा वो वो बाद में तय होगा। तो एक तरह से राहुल गांधी ने नीतीश को मनाने के लिए ये बातें कही है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी बात, सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होने की बात, जो विश्वस्त सूत्र है जनता दल यूनाइटेड में, उनसे जो बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सीट शेयरिंग पर भी नीतीश कुमार से राहुल गांधी की बात हुई है। लेकिन क्या बात हुई है, कुल क्या मिलाकर किस तरह राजीव का जिस मकसद से ये गठबंधन बनाया गया था वो फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। संजय सिंह के अध्यक्ष पद को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा है। हम पहलवानों के साथ हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह के बनने के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि ओलंपिक विजेता पहलवान साक्षी मलिक की आंखों में आंसू प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की देन है। उल्लेखनीय है कि आंखों में आंसू लिए रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने यहां ब्रजभूषण के विश्वास पात्र संजय सिंह की भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत का विरोध करते हुए अपनी कुश्ती के हम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह, लेकिन इस बात का विरोध जो है वो पहलवानों की ओर से किया गया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संजय सिंह दरअसल ब्रजभूषण सिंह के करीबी माने जाते हैं और ये नाम सामने आने के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती को अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा कि आपने आज तक बहुत साथ दिया, सभी साथ देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनके करीबी को ही अध्यक्ष चुना जाता है तो फिर वो कुश्ती को त्यागती हैं। हालांकि कांग्रेस इस मौके को जमकर भुना रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम पहलवानों के साथ हैं। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ
जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे। न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को चिढ़ाते हुए बृजभूषण सिंह ने यह भी कहा और कहा, नकारते हुए बेटियों को कहा कि जो पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो करें। मोदी सरकार ने इसलिए यह साबित कर दिया है कि अब इस देश में गुण, शिक्षा और काबिलियत की जगह नहीं है। खेलों से खिलवाड़ पर संसद और सरकार मौन धारण किए हुए। अलविदा उसने कहा है, और ये है कि पहलवान है, खेल से अलविदा नहीं करना चाहिए। जब तक उनकी एज है उनको खेलना चाहिए। किसी चीज से खिलाड़ी को, आंदोलनकारी को हताश नहीं होना चाहिए। सैनिक है, सैनिक अगर हताश होगा कि मैं हार जाऊंगा या मारा जाऊंगा, और छोड़कर युद्ध छोड़कर थोड़ा भागना चाहिए। तो रिजाइन नहीं उसको देना चाहिए। खेलने और दूसरों को सिखाएं, उनको आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का काम करना चाहिए। उसने अपने खेल से रिजाइन करा है, मतलब खेल से अलविदा उसने कहा है। और ये है कि पहलवान है, खेल से अलविदा नहीं करना चाहिए जब तक उनकी एज है। हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी सागर मिश्रा जुड़ गए हैं। सागर, देखिए, बहुत बड़ा ऐलान कल साक्षी मलिक की ओर से किया गया कि अगर संजय सिंह अध्यक्ष बनेंगे तो कुश्ती को त्याग देंगे, और उन्होंने कल कुश्ती को अलविदा कह दिया। लेकिन बिल्कुल चारुल, इसके पहले भी कई बार मुखर होकर साक्षी मलिक ने अपने बयानों को रखा है। वो दिन भी आपको याद होगा जब सभी पहलवान हरिद्वार में गंगा नदी में अपने मेडल को प्रवाहित करने के लिए गए थे। संजय सिंह पर आरोप इसीलिए लगाए जा रहे क्योंकि 51 साल के संजय सिंह के पारिवारिक ताल्लुकात हैं वहां बृजभूषण शरण सिंह से। और यही नहीं, जब उनके नाम का ऐलान हुआ था तभी ये कहा गया था कि अगर ये जीत कर चुनाव आए तो इसका विरोध हम करेंगे। कल के दिन जैसे ही वो अध्यक्ष बनाए गए, WFI के तुरंत पहलवानों ने ये कहा कि हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। तुरंत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और वहां टेबल पर अपने जूते को निकाल कर रख दिया। साक्षी मलिक ने यह कहा कि मैं अब पहलवानी के पद से अपनी इस्तीफा देती हूं, मैं आगे कोई भी कुश्ती अब नहीं लड़ने वाली। लेकिन जिन संजय सिंह की बात हम कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। हालांकि इन्होंने हर बार यही कहा कि मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं। आरोप यह भी है कि उनके बिजनेस में और कई सारे चीजों में जो गतिविधियां उनकी चलती हैं उनमें इनकी हिस्सेदारी है और वहां पर ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि देखिए, संजय सिंह के विरोध में वहां पर एक महिला उतरी थी चुनाव में, लेकिन इनको जीत मिली है। और जो संजय सिंह का बयान सामने आया, इनका यह कहना है कि आने वाले समय में कुश्ती को हम और बेहतर करेंगे। लेकिन एक लाइन का इन्होंने जो जिक्र किया कि अब आने वाले समय में कुश्ती को राजनीति से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है, मतलब कि संकेत यही थे जो आरोप लगे बृजभूषण शरण सिंह पर कि वो सब जो बातें हुई वो आगे ना हो तो अच्छा रहेगा। मतलब कि बयान में भी ये कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, ये उनका पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहा है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सागर, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही साक्षी मलिक ने अलविदा कह दिया कुश्ती को। साक्षी ने अपने जूते उतारकर मेज पर रख दिए और उन्होंने बताया कि वो संजय सिंह के खिलाफ है, उनके चुने जाने के खिलाफ है। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दरअसल प्रदर्शन किया था। बृजभूषण पर कई सारे आरोप लगाए थे जिनमें यौन शोषण का आरोप भी शामिल था। कुश्ती संघ को नया अध्यक्ष तो मिल गया है, लेकिन इस पर अभी भी दंगल जारी है। संजय सिंह कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। इस बात का विरोध किया जा रहा है पहलवानों की ओर से संजय सिंह को बृजभूषण का, क्योंकि करीबी माना जाता है। और जैसे ही उनका नाम सामने आया कि वो अध्यक्ष पद जीत चुके हैं, साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने जूते उतारकर
मेज पर रख दिए और उन्होंने कहा कि उन्हें ये चीज बर्दाश्त नहीं। हालांकि देखिए एक बार फिर से राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि वो पहलवानों के साथ है। आपको याद होगा पहलवानों ने जंतर मंतर पर लंबे वक्त तक प्रदर्शन किया था और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई सारे आरोप लगाए थे। उन्होंने यहां तक कि यौन शोषण का आरोप भी लगाया था, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद आपको याद होगा कि चुनाव कराने की बात कही गई। अब ये जो चुनाव हुआ है इसमें संजय सिंह अध्यक्ष पद पर उन्होंने जीत हासिल की है, जिसके बाद पहलवानों ने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनता है जो कि संजय सिंह का करीबी है तो वो इस चीज का विरोध करते हैं और इसी विरोध के तहत साक्षी मलिक ने कुश्ती से अलविदा कह दिया। सागर हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से। सागर, देखिए अगर हम देखें तो जिस तरह से विरोध की बातें सामने आ रही थी, अब फिलहाल ये स्थिति बन गई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद उनका अगर कोई करीबी भी बनता है कथित तौर पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि संजय सिंह करीबी है ब्रजभूषण के, तो ये बात भी पहलवानों को बर्दाश्त नहीं है, जबकि चुनाव के बाद विजयी हुए हैं। देखिए बिल्कुल चारुल, आपने सवालों में ही कई सारे जवाबों का जिक्र भी कर दिया। अगर हम बात करें तो संजय सिंह की अनीता शिवराड़ उनके विरोध में चुनाव लड़ी थी। ये लड़ाई अभी आगे देखिए जारी रह सकती है चारुल, क्योंकि आपको याद होगा जब 40 दिनों तक प्रदर्शन चला था पहलवानों का, कई सारे विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता यहां पर उतर गए थे। आज के दिन भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रणदीप सुरजेवाला को अपने दर्शकों को सुनाया है। जो 40 दिनों का तक प्रदर्शन चला था वो अब आगे एक बार फिर हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि हरियाणा की कई सारी महिलाएं, कई सारे युवा, कई सारे लोग उन पहलवानों के साथ सड़कों पर दिखाई दिए थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल करके दिल्ली की सड़कों से उन्हें खदेड़ा जा रहा था। वो भी दिन आपको याद होगा जब पहलवान जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए थे, उनके हाथों में तिरंगा था। तो ये जो आक्रोश है पहलवानों का अगर आगे जारी रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जंतर मंतर और दिल्ली की सड़कों पर एक बार हम पहलवानों की तरफ से प्रदर्शन देखें, लेकिन आगे क्या रुख होगा अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद, संजय सिंह की जीत के बाद, और क्या कुश्ती महासंघ में बदलाव आता है, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। चारुल, शुक्रिया सागर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी सनातन अलख जगा रहे कथावाचक राज राजेश्वर ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। कई मुद्दों पर उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखी। सुनाते हैं आपको क्या कुछ रहा इस बातचीत में। हिंदू और वैदिक धर्म का प्राय सनातन धर्म, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर धर्म का सम्मान करना अगर आपको सीखना है तो सनातन धर्म सर्वोपरि है। आज सनातन धर्म पर बात करने के लिए हमारे साथ सनातन गुरु राज राजेश्वर जी जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने सनातन धर्म को और ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल मेरा पहले यही है, जब गुजरात के एक छोटे से शहर में आपका जन्म हुआ, वहाँ जन्मने के बाद हर बच्चा बचपन से एक अलग ख्वाब देखता है अपनी ज़िंदगी को लेकर, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने इस राह को चुना जहाँ सनातन धर्म के बारे में हर एक सनातनी को समझाना बहुत ज़रूरी है। कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई? सबसे पहले तो ओम नमो नारायण। आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में मैं इतना ही कहूँगा कि छोटे से गांव में एक पैदा हुआ बच्चा, कमल का पुष्प एक कीचड़ में ही पैदा होता है, वो वहाँ बड़े बड़े पर्वतों पे नहीं होता है। तो जीवन की यात्रा की शुरुआत गुरु परंपरा से मुझे मिली और फिर मैंने संकल्प किया कि अगर विदेश में जाकर के कुछ करना है तो अपने आप में पहले सनातन धर्म के ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा और समर्पण की भावना पैदा करनी पड़ेगी। मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद ही सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूँ कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो इसलिए इस कार्यों को लेकर के मैंने अपने जीवन के अंदर उस धर्म के पथ के ऊपर गुरु के आज्ञा से चला, पब्लिक से पार्लियामेंट की यात्रा मैंने पूरी की। ये बहुत खूब। और लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये भी आता है, जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ जाकर आपने एक ऐसे आश्रम की शुरुआत की जहाँ बैठे मत रहो, कुछ अभी खड़े हो और कुछ शुरू करो। किसी की शुरुआत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे जानना चाहूँगी, देखिए भारत में तो शायद ये आसान हो जाता है, लेकिन विदेश जाकर जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं, जहाँ लोग हिंदी शब्द नहीं जानते, जहाँ लोग ये नहीं जानते कि सनातन धर्म आखिर है क्या, सनातन धर्म की आखिर अंदरूनी कहानी क्या है, वहाँ मुश्किलें तो बहुत आई होंगी। देखो, समुद्र में जितने भी गहराई में जाओगे ना तो मगरमच्छ मिलेंगे, बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलेगी, मगर तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा।
पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों चीज़ जब जुड़ेगी तब आपने अपनी मंजिल के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पुरुषार्थ तो किया मैंने, मगर इतना एहसास होता है कि कई लोगों को परमेश्वर के नज़दीक ले गया। क्या लोगों का एक रुझान उस तरफ दिखता है जिस उद्देश्य के साथ आपने शुरुआत की थी? मुझे वहाँ की सरकार का भी बड़ा सपोर्ट मिला, वहाँ के लोगों का भी सपोर्ट मिला, चाहे वो किसी भी धर्म का हो उनका भी सपोर्ट मिला, आज भी मिलता है। हाँ, आपने प्रश्न किया कि वहाँ एक परेशानी तो बहुत आई होगी, मगर देखो, प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ। वो हमारे सनातन में एक कला है कि हम परेशानियों को कैसे सामना कर सकें। सनातनी का प्रमोशन और सनातनियों को प्रमोट करने के साथ ही कहा जाता है कि अब तो धर्म की राजनीति होती है। सनातनी एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, सनातनों का हिंदुओं को वापस लाएंगे और भगवा रंग लहराएंगे, इस तरह के तमाम नारे दिए जाते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी, देखिए सरकार कहती है कि हम कॉरिडोर बना रहे हैं, हम पुराने मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। राम मंदिर देख लीजिए, चाहे अयोध्या में हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि विवाद हो, चाहे फिर मथुरा में जिस तरह से कॉरिडोर का निर्माण किया गया, तमाम ऐसी चीज़ें सरकार कर रही हैं। सनातनी को लेकर कहा जाता है कि राजनीति भी खूब होती है। सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई सनातनी के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है, या वाकई अब वो युग आने वाला है जब सनातनियों का ध्वज लहराएगा? देखो, सनातन का मतलब ही है कि जहाँ से शुरुआत भी पता नहीं, अंत भी पता नहीं है। सनातन जिसका कोई अंत नहीं, मगर उसमें जो राजनीतिक हो रही है, हम ही अपने आप में खुद के शत्रु हैं। जिस बात को जिस रूप से प्रेजेंट करना चाहिए वो करने की कोशिश करते हैं, मगर उस चीज़ को हम कैसे लें, और वहाँ से राजनीतिक लगता है कि यहाँ कुछ गुंडागिरी हो रही है, यहाँ एक धर्म के नाम के ऊपर जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे कि कई कॉरिडोर की बात कर रहे हैं आप, नए नए मंदिरों की, जैसे कि इमारत को नए कलर की ज़रूरत होती है, एक मानव शरीर को नए कपड़े की ज़रूरत होती है, एक बाल को नई ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत होती है, वैसे ही अभी जो वर्तमान युग के अंदर जो पुराने पुराने मंदिर है उसको अगर परिवर्तन करना है, नई चेतना लानी है, तो सरकार धर्म सनातन को जोड़ करके करेंगे तो वहाँ शांति प्राप्त होगी। मगर वहाँ राजनीतिक जरूरी है। देखो, समाज को चलाना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।